हेलो एवरीवन, आप सभी का लीगल ऑनेस्ट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ऑफ इंडिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि प्रीवियस ईयर में 20 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे गए थे। भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्तियों और क्षेत्राधिकारों का वर्णन कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर साल रिपीटेड होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। संविधान में उच्चतम न्यायालय की व्यापक शक्तियों एवं क्षेत्राधिकार को उल्लेखित किया गया है। अनुच्छेद 124(1) के तहत भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई और सीजेआई सहित 34 न्यायाधीश शामिल होंगे। यह संविधान और भारत के नागरिकों के अधिकारों का व्याख्याता एवं गारंटर भी है। इसके अलावा यह परामर्शदात्री एवं सर्वोच्च शक्ति है। इसलिए संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य अल्लादी कृष्णन अय्यर ने कहा था कि भारत के उच्चतम न्यायालय को दुनिया के किसी अन्य सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में ज़्यादा शक्ति प्राप्त है। उच्चतम न्यायालय की शक्ति एवं न्याय क्षेत्रों को निम्नलिखित तरह से वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है मूल क्षेत्राधिकार, न्यायाधीश क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, सलाहकार क्षेत्राधिकार, अभिलेखों का न्यायालय, न्यायिक समीक्षा की शक्ति और अन्य शक्तियाँ। तो दोस्तों, इनको हम वन बाय वन अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम बात करते हैं मूल क्षेत्राधिकार या रिट क्षेत्राधिकार। देखिए, उच्चतम न्यायालय भारत के संघीय ढांचे की विभिन्न इकाइयों के बीच किसी विवाद पर संघ न्यायालयों की तरह निर्णय देता है। किसी विवाद को जो केंद्र व एक राज्य या अधिक राज्यों के बीच हो, केंद्र और कोई राज्य दोनों का एक तरफ होना एवं एक या अधिक राज्यों का दूसरी तरफ होना, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद हो। सर्वोच्च न्यायालय के न्याय क्षेत्र में निम्नलिखित समाहित नहीं है। ये भी ध्यान रखना है कि क्या क्या चीज़ें नहीं आती है। कोई विवाद जो किसी पूर्व संवैधानिक संधि, समझौता, प्रतिस्पर्धा, सनद एवं अन्य संस्थाओं को लेकर उत्पन्न हुआ हो। कोई विवाद जो संधि, समझौते आदि के बाहर उत्पन्न हुआ हो, जिससे यह प्रावधान हो कि संबंधित न्याय क्षेत्र उस विवाद से संबंधित नहीं है। अंतर्राज्यीय जल विवाद, वित्त आयोग के संदर्भ वाले मामले, केंद्र एवं राज्यों के बीच कुछ खर्चों व पेंशन का समझौता, केंद्र और राज्यों के बीच वाणिज्यिक प्रकृति वाला साधारण विवाद, केंद्र के खिलाफ राज्य के किसी नुकसान की भरपाई। तो ये इनके क्षेत्राधिकार से बाहर है। अगला पॉइंट है न्यायाधीश क्षेत्राधिकार। संविधान का अनुच्छेद 32 मूल अधिकारों को लागू करने के संबंध में उच्चतम न्यायालय को व्यापक मूल अधिकार क्षेत्र देता है। उच्चतम न्यायालय को किसी पीड़ित नागरिक के मूल अधिकारों को लागू करने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण सहित रिट जारी करने का अधिकार है। संविधान ने उच्चतम न्यायालय को नागरिकों के मूल अधिकारों के रक्षक एवं गारंटर के रूप में स्थापित किया है। उच्चतम न्यायालय को अधिकार प्राप्त है कि वह बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध एवं अधिकार परीक्षा आदि पर न्यायादेश जारी कर पीड़ित नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करे। इस संबंध में उच्चतम न्यायालय को मूल न्यायाधिकार प्राप्त है और न्यायिक और नागरिक को अधिकार है कि बिना अपील याचिका के सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं। लेकिन यह अधिकार उच्च न्यायालय को भी प्राप्त है। ये नहीं कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट चले गए, आप उच्च न्यायालय में भी जा सकते हैं। इसका मतलब है कि जब किसी नागरिक के मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो सीधे उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। मतलब चाहे तो वो उच्चतम न्यायालय जा सकता है, लेकिन वो उच्च न्यायालय भी जा सकते हैं। तीसरा है अपीलीय क्षेत्राधिकार। इसका अर्थ है कि किसी वरिष्ठ न्यायालय को निचली अदालत के फैसले में हुई कानूनी गड़बड़ी को ठीक करने का अधिकार होता है। अपीलीय क्षेत्राधिकार सिविल और आपराधिक दोनों तरह के कानूनों के लिए मौजूद है। अपीलीय मामले में जिस पक्ष ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अपील की है उसे अपीलीय कहा जाता है और दूसरा पक्ष अपीलकर्ता होता है। अनुच्छेद 132 और 133 में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रावधान है। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश के खिलाफ अपील पर विचार कर सकते हैं, बशर्ते कि उच्च न्यायालय प्रमाणित करे कि मामले में कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है। उच्चतम न्यायालय निचली अदालतों के फैसले के खिलाफ सुनवाई करता है। इसके अपीलीय न्याय क्षेत्र को निम्नलिखित 4 शीर्षों में भी वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है संवैधानिक मामले में अपील, दीवानी मामले में अपील,
आपराधिक मामलों में अपील या विशेष अनुमति द्वारा अपील। देखिए, पहले आता है संवैधानिक मामले। संवैधानिक मामले में उच्चतम न्यायालय में उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील की जा सकती है। मतलब कोई ऐसा फैसला जो उच्च न्यायालय से दोनों पार्टी संतुष्ट नहीं है या कोई भी एक पार्टी संतुष्ट नहीं है, तो वो उच्चतम न्यायालय चले जाते हैं। तो यदि उच्च न्यायालय इसे प्रभावित करे कि मामले में विधि का पूरक प्रश्न निहित है, जिसमें संविधान की व्याख्या निहित है, अनुचित फैसले के आधार पर उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। फिर आता है दीवानी मामले। दीवानी मामले के तहत उच्चतम न्यायालय में किसी भी मामले में किसी मामले को लाया जा सकता है यदि उच्च न्यायालय प्रमाणित कर दे मामला सामान्य महत्व के पूरक प्रश्न पर आधारित है, ऐसा प्रश्न है जिसका निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाना आवश्यक है। मूलतः 20,000 रुपये तक के दीवानी मामले की ही उच्चतम न्यायालय के समक्ष लाए जा सकते थे, लेकिन इस धन संबंधी सीमा को 30वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1972 द्वारा हटा दिया गया। फिर बात करते हैं आपराधिक मामले। उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के आपराधिक मामले के फैसले के खिलाफ सुनवाई करता है यदि उच्च न्यायालय ने आरोपी व्यक्ति के दोष मोचन के आदेश को पलट दिया हो और उसे सजाए मौत दी हो, या किसी अधीनस्थ न्यायालय से मामला लेकर आरोपी व्यक्ति को दोष सिद्ध किया गया हो, उसे सजाए मौत दी गई हो, या यह प्रमाणित करे कि संबंधित मामला उच्चतम न्यायालय में ले जाने योग्य है। पहले दोनों मामलों में उच्चतम न्यायालय में अपील अधिकार स्वरूप आती है, अर्थात उच्च न्यायालय के किसी प्रमाण पत्र के बिना। परंतु यदि उच्च न्यायालय ने बंदीकरण के आदेश को पलटकर आरोपी को दोष मुक्त करने का आदेश दे दिया हो, तो उच्चतम न्यायालय में अपील करने का कोई अधिकार नहीं होगा। 1970 में संसद ने उच्चतम न्यायालय के आपराधिक अपीलीय न्याय क्षेत्र में विस्तार किया। उच्च न्यायालय के किसी भी फैसले पर अपील हो सकती है यदि उच्च न्यायालय ने किसी अपील में आरोपी व्यक्ति को दोषमुक्त किया हो और उसे उम्र कैद या 10 वर्ष की सजा सुनाई गई हो। स्वयं किसी मामले को किसी अधीनस्थ न्यायालय से लिया गया हो और आरोपी व्यक्ति को उम्र कैद या 10 साल सुनाई गई हो। इस तरह उच्चतम न्यायालय का अपीलीय न्याय क्षेत्र सभी दीवानी एवं आपराधिक मामले में विस्तारित है। चौथा है सलाहकार क्षेत्राधिकार। संविधान अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को 2 श्रेणियों के मामले में उच्चतम न्यायालय से राय लेने का अधिकार देता है। पहला, सार्वजनिक महत्व के किसी मसले पर विधिक प्रश्न उठने पर, किसी पूर्व संवैधानिक संधि, समझौते या कॉन्ट्रैक्ट आदि सनद मामलों पर किसी विवाद के उत्पन्न होने पर। पहले मामले में उच्चतम न्यायालय अपना मत दे भी सकता है और देने से इनकार भी कर सकता है। दूसरे मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति को अपना मत देना अनिवार्य है। दोनों ही मामले में उच्चतम न्यायालय का मत सिर्फ सलाह होती है, मतलब कंपलसरी नहीं होता है। इस तरह राष्ट्रपति इसके लिए बाध्य नहीं है कि वह इस सलाह को माने। यद्यपि सरकार अपने द्वारा निर्णय लिए जाने के संबंध में इसके द्वारा प्राधिकृत विधिक सलाह प्राप्त करती है। संविधान के अनुच्छेद 143 के अनुसार जब किसी राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि विधि या तथ्य से संबंधित कोई प्रश्न उठा है अथवा उठने की संभावना है जो सार्वजनिक महत्व का है अथवा जिसकी प्रकृति ऐसी है कि उस पर सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श लेना उचित होगा, तो राष्ट्रपति उस प्रश्न को सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख मतलब सामने परामर्श हेतु भेज सकता है। सर्वोच्च न्यायालय उसकी सुनवाई कर उस पर अपना परामर्श राष्ट्रपति को भेज सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया परामर्श राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होता। सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि यदि अनुच्छेद 143 के अंतर्गत उससे पूछा गया प्रश्न बेकार है, अनावश्यक है, तो वह उत्तर देने से मना भी कर सकते हैं। अभिलेख का न्यायालय। देखिए, उच्चतम न्यायालय की कार्रवाई एवं उसके फैसले सर्वकालिक अभिलेख व साक्ष्य के रूप में रखे जाएंगे। इन अभिलेखों पर किसी अन्य अदालत में चल रहे मामले के दौरान प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। उन्हें विधिक संदर्भों की तरह स्वीकार किया जाएगा। इसके पास न्यायालय के अवमानना पर दंडित करने का भी अधिकार है। इसमें 6 महीने के लिए सामान्य जेल या 2,000 रुपये तक का अर्थदंड या दोनों शामिल है। न्यायालय की अवमानना सिविल या आपराधिक दोनों प्रकार की हो सकती है। सिविल अवमानना का मतलब है कि स्वेच्छा से किसी फैसले, आदेश या न्यायाधीश की अवहेलना, जबकि आपराधिक अवमानना का मतलब है कि किसी ऐसे सामग्री का प्रकाशन और ऐसा कार्य करना जिससे न्यायालय की स्थिति को कमतर आंकना या उसको बदनाम करना, न्यायिक प्रक्रिया में बाधा पहुंचाना, न्याय प्रशासन को किसी भी तरीके से रोकना शामिल होता है। छठा पॉइंट है न्यायिक समीक्षा की शक्ति। उच्चतम न्यायालय में न्यायिक समीक्षा की शक्ति निहित है। इसके तहत वह केंद्र व राज्य दोनों स्तरों पर विधायी व कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच की जाती है। देखते हैं जब विधायिका कानून बनाती है और कार्यपालिका लागू करती है तो न्यायिक उन कानूनों की समीक्षा भी करती है। इन्हें अधिकारित पर जाने पर इन्हें
अवैधिक, असंवैधानिक और अवैध घोषित भी किया जा सकता है। अगर उनको लगता है कि जो कानून बनाया गया, जो पास किया गया, वो संविधान के अनुसार नहीं है, तो वो उसको असंवैधानिक घोषित कर सकती है। इन्हें सरकार द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। फिर अन्य शक्तियाँ, यह राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में किसी प्रकार के विवाद को निपटारा करता है। इस संबंध में यह मूल विशेष एवं अंतिम व्यवस्थापक है। यह संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के व्यवहार एवं आचरणों की जांच करता है उस संदर्भ में जिसे राष्ट्रपति द्वारा निर्मित किया गया है। यदि दुर्व्यवहार का दोषी पाता है तो राष्ट्रपति से उसको हटाने की सिफारिश भी कर सकते हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई इस सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है। अपने स्वयं के फैसले की समीक्षा करने की शक्ति इसे है। इस तरह यह अपने पूर्व के फैसले, जो कहते हैं ना मिसालें, पूर्व के फैसले पर भी अडिग रहने को बाध्य नहीं है और सामुदायिक हितों व न्याय के हित में वह इससे हटकर भी फैसले ले सकते हैं। संक्षेप में उच्चतम न्यायालय स्वयं सुधार संस्था है। उदाहरण के लिए केशवानंद भारती मामले में 1973 में उच्चतम न्यायालय ने अपने पूर्व के फैसले गोलकनाथ मामले 1967 से हटकर फैसला दिया था। उच्च न्यायालयों में लंबित पड़े मामलों को यह मंगवा सकता है और उनका निपटारा भी कर सकते हैं। या किसी लंबित मामले या अपील को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित भी कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। इसकी विधायी भारत के सभी न्यायालयों के लिए बाध्य होगी, मतलब विधियाँ। इसकी डिक्री या आदेश पूरे देश में लागू होते हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा और बच गया। सभी प्राधिकारी सिविल और न्यायिक उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य करते हैं। यह संविधान का इकलौता व्याख्याता है। यह संविधान के विभिन्न उपबंधों एवं उसमें निहित तत्वों को अंतिम रूप प्रदान करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन नॉर्मली पूछे जाते हैं। या तो आपसे पूछा जाएगा सलाह क्षेत्राधिकार बता दीजिए या अपीलीय क्षेत्राधिकार बता दीजिए, पूरा ही पूछ लेंगे। ये 20 नंबर में नॉर्मली पूछे जाते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।